नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स मंडल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मेंसुरेशन रहेगा। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में एक बात आपको ये बता देता हूँ, जैसे जो बाकी एग्जाम्स है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, बाकी जो एग्जाम्स हो गए, उससे थोड़ा सा अलग आता है बैंक में। एक तो एग्जामिनर इतना डीपली नहीं जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम से वास्ट नॉलेज लेना है मेंसुरेशन का। एग्जामिनर सिर्फ आपसे इतना सा एक्सपेक्ट करता है बैंक के अंदर जो क्वेश्चन आता है कि आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए और मेंसुरेशन के छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करें उससे पहले मैं फॉर्मूलेज का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को फॉर्मूलेज जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ मेंसुरेशन के। और इस तरीके से हम लोग उनको समझ के याद करेंगे कि उससे आप लोगों को कभी भूल नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। तो उसको उस तरीके से देखना है और ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो इस लेक्चर में फार्मूला में ही लगभग आधा पौन घंटा लग जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा, उससे सारे के सारे आपके बैंक एग्जाम्स के क्वेश्चंस वहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो अब हम मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो देखो उतना ही पढ़ेंगे जो बैंक में आता है, ऐसा नहीं है कि बाकी एग्जाम्स की तरह एकदम पूरा डिटेल में पढ़ने की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं, और बहुत चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो जो जितना पूछता है एग्जाम में तो उतना ही पढ़ना है। अब इसमें हम लोग एक तो पढ़ेंगे 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। एक पढ़ेंगे हम लोग 3D के बारे में। अब जो आपका 2D है ना, 2D में जैसे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ट्राइंगल आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। 3D के अंदर आप लोगों का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोन आ जाएगा, ठीक है, सिलेंडर आ जाएगा, स्पेयर आ जाएगा, सेमी स्पेयर आ जाएगा। इस तरीके से जितने भी स्ट्रक्चर्स आप लोगों से पूछ सकता है ना आपको एग्जाम में, उन सारों के जो जो फार्मूले आपके काम के वो सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो पहले स्ट्रक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला स्ट्रक्चर है वो है आपका वर्ग, या फिर इसको आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हो स्क्वायर। में हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ बैलेंस करके चलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये देखो, चार भुजाओं से कोई भी अगर आकृति बंद है और उसकी हर एक भुजा यानी कि हर एक साइड बराबर है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। तो इसकी चारों की साइड क्या होती है, बराबर होती है। इतना सभी को पता होगा, सभी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है तो मैं शुरू से ही बताना चालू करूँगा। एकदम जीरो लेवल से हम लोग फिर आगे अच्छे अच्छे फॉर्मूलोज के ऊपर चलेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन एकदम से स्टार्टिंग से हम लोग बात करते हैं। अब इसके अंदर देखो, आप लोगों को जब भी कोई ऐसे चार तरफ से स्ट्रक्चर कोई बंद आती है आपके पास में, तो उसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले तो आप ये देखो क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। हम लोग देखो एरिया को क्या मानते हैं, जैसे जितनी जगह होती है, जैसे आप लोग फ्लोर होता है, आपका घर का फ्लोर होता है, उसको एरिया में नापते हैं हम, ठीक है। इतने स्क्वायर फीट का एरिया है, तो उस तरीके से एरिया क्या होता है, वो जो जगह, जितना जगह कोई चीज घेरती है उसको हम लोग एरिया बोल देते हैं। जैसे ये पेपर है, इस पेपर को मैं सीधा रखूंगा तो ये इतनी जगह घेरेगा, तो उसको हम लोग एरिया बोल देते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ फ्लैट होता है, वो 3D में नहीं होता, वो 2D के अंदर होता है। तो इसका जो एरिया आप लोगों का आ जाएगा वो क्या होगा, ठीक है, एरिया। एरिया को हिंदी में क्या बोल देंगे भाई, क्षेत्रफल, ठीक है। एक बार लिखूंगा, आगे से नहीं लिखूंगा, हिंदी वाले भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्षेत्रफल। तो जब भी ऐसे चार साइड से कोई भी आकृति पेक आती है तो उसके आमने सामने की भुजा जो होती है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा आप लोगों का एरिया हो जाएगा। तो एरिया यहाँ पे आमने सामने की भुजा दोनों बराबर है, ए बोला है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो एरिया में आप सामने रखो कि चारों तरफ से जो भुजाएं बंद होती है ना उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है उसका मल्टीपल क्या होता है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी तो ए स्क्वायर हो गया एरिया। अब देखो इसी से अगले वाले को याद रखो, ऐसे रटने की कोशिश मत करो। यहाँ पे एरिया को सिर्फ मैं ए ही लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, आमने सामने की भुजा। इसमें क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। इसमें ये वाली भुजाएं बराबर होती है और ये वाली भुजाएं बराबर होती है, तो सभी को पता है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पीछे। दूसरी एक टर्म होती है परिमाप, ठीक है। परिमाप या फिर हम हिंदी में उसको क्या बोल देते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, जो भी आकृति हो, कैसी भी आकृति आप लोगों को दी गई हो, उसका जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर से आप समझो पेरीफल, मतलब चारों तरफ का जो जितनी भी उसकी बाउंड्री है ना, बाउंड्री का उसका सम क्या होगा, चाहे वो आपका सर्कल हो, चाहे वो आपका स्क्वायर, कुछ भी हो। पेरीमीटर जहाँ पे वर्ड बोल दिया गया, इसका मतलब उसकी बाउंड्रीज का सम उसका हम लोगों को करना है। तो इसकी बाउंड्री क्या है भाई, ए ये हो गई, ए ये हो गई, ए हो गई, तो 4 बार ए को प्लस करना पड़ेगा, तो परिमाप क्या हो गया, 4a हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाओ, इसके अंदर परिमाप क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा। इसमें क्या बुझाए भाई, 2 बार L जुड़ेगा और 2 बार B जुड़ेगा, तभी तो आप लोगों के पेरीमीटर आएगा। तो क्या आ जाएगा, 2L + B, ठीक है। अब आ जाओ पीछे। एक चीज और इसमें ध्यान में रखनी है आप लोगों को, जब आमने सामने के आप किन्हीं 2 पॉइंट्स को इसके अंदर मिला देते हैं, आमने सामने के लिए 2 पॉइंट्स को इसके अंदर मिला देते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं डायगोनल, यानी कि विकर्ण, ठीक है।
इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की बजाय आप लोगों को ध्यान में रखना है। निकालते कैसे मैं अभी बता देता हूँ, देखो आप लोगों को, ठीक है, निकालने के लिए अभी बता देता हूँ। देखो एक थ्योरम आप लोगों ने सुनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, जिसमें एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जब भी आप बोलते हो ना, तो 90 डिग्री के जो सामने का एंगल होता है ना, उसको आप लोग क्या बोल देते हैं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस या फिर हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोल देते हैं। ये जो दोनों भुजाएं बची होती हैं, इसमें से एक तो हो जाता है बेस यानी कि आधार, और एक हो जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब लंब, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यानी कि ये वाली जो भुजा है, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसके स्क्वायर के प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना होता है, तो यहाँ से मैं स्क्वायर हटा के इस पे क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं हमारे पीछे वाली स्लाइड पे फिर से, ठीक है, आ जाओ। अब यहाँ पे डायगोनल निकालना है आप लोगों को। तो डायगोनल में आपको ये पता है कि ये ए हो गया, एक सेकंड रुकिएगा भाई, सॉरी, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, दोनों ए भुजा हो गई। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। एक तरीके से मुझे हाइपोटेनियस निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे विकर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 बाहर निकाल, मतलब ए बाहर निकाल लो और अंडर रूट 2 अंदर हो जाएगा। ये क्या बनेगा, देखो अंडर रूट 2 ए स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर में का ए बाहर आ गया, अंडर रूट 2 आएगा। तो अब से आपको आगे से ये ध्यान में रखना है कि ये जो इसका जो विकर्ण होता है, ये क्या होता है, ए अंडर रूट 2 होता है, ठीक है, जो डायगोनल जिसको हम लोग बोल देते हैं। अब आप लोग आ जाओ आगे वाली साइड के ऊपर, चलो सॉरी, ठीक है, अब आगे आ जाओ आप आगे वाली स्लाइड पे। ये क्या हो गया भाई, स्टॉप करो इसको, ठीक है भाई। नया नया बोर्ड है, एक बार धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाऊंगा मैं इससे, ठीक है। इसके कुछ फ़ायदे भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अभी स्क्वायर कहाँ चला गया हमारा, रेक्टेंगल, हाँ जी ये रेक्टेंगल रहा। अब इस रेक्टेंगल के अंदर भी क्या होगा, इन पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये क्या बनेगा, एक विकर्ण बनेगा, डायगोनल बनेगा। डायगोनल को मैं डी से मेंशन कर देता हूँ। अब ये वाला डायगोनल, इसकी लेंथ यहाँ पे एल होगी, इसकी लेंथ यहाँ पे बी होगी। तो ये वाला डायगोनल क्या होगा, ये हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान में रखो हर एक चीज को, लेकिन समझ के ध्यान में रखोगे तो भूलोगे नहीं। जैसे एरिया है, आपको पता है हमने सामने का मल्टीप्लाई करना है, पेरीमीटर मतलब बाउंड्रीज का प्लस करना है, तो ये रटने की जरूरत नहीं है। सबको पता है बाउंड्री क्या होगी, 2 बार एल जुड़ेगा 2 बार बी जुड़ेगा तो बाउंड्रीज आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको फॉर्मूलाज को ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। इसके अलावा देखो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मान लो आप लोगों को एरिया दे दिया गया, वो साइड पूछी गई हो, तो कैसे निकालोगे, ए निकालना होगा तो अंडर रूट एरिया नहीं हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। ए निकालना होगा तो इधर अंडर रूट लगा दूंगा, इधर से स्क्वायर हटा के। ऐसी छोटी छोटी चीजें तो हम जब क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पे सीख लेंगे। फिलहाल के लिए आपको यही चीजें जो ध्यान में रखनी थी इन 2 चीजों के अंदर, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल की एक चीज और आ जाती है, इसके ऊपर और डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखना, अब यहाँ पे आप लोगों को कई बार क्या दे देगा, साइड में बाउंड्रीज पे रोड बनाएगा, या मतलब वो क्वेश्चंस पे देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उसका हम लोगों को एक मतलब उस जब क्वेश्चन में करेंगे तब देखेंगे इसको कैसे काम में लेते हैं। लेकिन एक बार स्ट्रक्चर अगर ऐसी बन गई, डायग्राम अगर ऐसा बन गया, तो उसके बाद में हमें एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता है क्या करना है, ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो शेडेड एरिया ना, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। आप लोगों को ये लंबाई L1 दी गई है, बाहर वाली बड़ी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो B1 दी गई है, अंदर वाली लंबाई L2 दी गई है, और ये अंदर वाली जो चौड़ाई वो B2 दी गई है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पूरे बड़े वाले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालता हूँ, तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पूरा का पूरा ये निकलेगा। तो मैं वो एरिया लिख देता हूँ यहाँ पे L1 B1, ठीक है। अब देखना, अब मुझे बताना, अगर मैं ये वाला एरिया निकालता हूँ छोटे वाले रेक्टेंगल का, तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो अगर बड़े वाले में से ये छोटे वाला मैं अगर हटा देता हूं, तो क्या ये वाला एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, यही तो बचेगा, फिर ये बचेगा। तो बड़े वाले का जो एरिया है उसमें छोटे वाले का एरिया माइनस कर दिया मैंने, तो L1 B1 माइनस L2 B2। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, ये आ जाएगा आपका L1 L2 माइनस L2 B2, ठीक है। L1 B1 माइनस L2
B2। ठीक है भाई, ऐसा अगर आएगा तो ऐसा कब काम में आता है, जब आपको बोलेगा ये खेत है उसके चारों तरफ हमें रोड बनानी है, या फिर एक ग्राउंड है उसके चारों तरफ हमें इतने बाई इतने की रोड बनानी है, बाहर की इतनी लंबाई होगी, अंदर की इतनी लंबाई होगी, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऐसी चीज़ें काम में आएंगी। तो अभी बस इतना ध्यान में रखो कि ऐसा अगर कुछ आ जाए तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, तो अभी तक ये सारी स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे के स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट ट्राइंगल का देखते हैं हम लोग। देखो ट्राइंगल के ऊपर अब हम लोग अगर जाते हैं तो ट्राइंगल कई टाइप्स के होते हैं। तो ये मैंने एक ऐसा ट्राइंगल लिया जिसका कोई टाइप नहीं है, नॉर्मल ट्राइंगल जो हो सकता है, इसके तीनों भुजाओं की लंबाई भी अलग अलग है, तीनों एंगल्स भी कुछ भी हो सकते हैं। तो एक नॉर्मल ट्राइंगल है, आपको कैसा भी ट्राइंगल मिले इसके रूल्स आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एरिया की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया दो टाइप से निकाला जा सकता है। वो हमें जब क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, तो अब मैं एंगल ए के सामने की भुजा को हमेशा स्मॉल ए बोलूंगा, एंगल बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी बोलूंगा, एंगल सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी बोलूंगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे दो डायग्राम मैंने ऐसे बनाए हुए हैं। ठीक है, एक में हिंदी में ये हाइट और बेस लिखा हुआ है, एक में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश की है हिंदी इंग्लिश को, बस और कुछ नहीं है। दो डायग्राम का कोई मतलब नहीं है वैसे नॉर्मली। अब आ जाओ, देखो अगर मैं इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पे एक लंब डाल देता हूँ, परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, 90 डिग्री का एंगल जो बनाता हो, तो ये जो भुजा नई बन के आई है ना, जो ये लंब है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्राइंगल की हाइट बोल देते हैं। हाइट या ऊंचाई आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, और जिसके ऊपर हमने लंब डाला है ना, उसको, उस भुजा को हम लोग, ये वाली जो नीचे वाली भुजा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आधार बोल देते हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर यहीं से लंब क्यों डाला, भाई आप यहाँ से डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर ऐसे डालोगे तो ये वाली जो, ये तो हाइट हो जाएगा, लेकिन इस बार बेस चेंज करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एरिया कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों की जो साइज है ना, लंबाई है ना, ये बैलेंस हो जाएगी आपस में। दोनों बराबर नहीं आएंगी, लेकिन क्या है कि आपस में बैलेंस हो जाएंगी जब मल्टीप्लाई होंगी तब। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं उसको हम लोग हाइट बोल देते हैं, और जिसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं उसको हम लोग बेस बोलते हैं। नॉर्मली जो डायग्राम होता है इस तरीके से बनाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम आप लोगों को बना के दिखा दिया। ठीक है, अब आ जाओ देखो इसके एरिया के ऊपर। तो अगर आपको हाइट और बेस दिया हो तो हाफ मल्टीप्लाई बाई हाइट इंटू बेस, ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर चलो इसका पेरीमीटर और देख लेते हैं पहले। पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होगा, तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का बाउंड्री क्या है, इसकी तीनों भुजाएं बाउंड्री हैं। तो एक का लंबाई ए है, एक की बी है, सी है, तीनों को जोड़ दूं, ए प्लस बी प्लस सी। एक आपकी टर्म होती है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर या फिर अर्ध परिमाप हिंदी में अगर बोले तो वो क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, उसको हम लोग एस से डिनोट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब मान लो अगर आपको हाइट और बेस नहीं दिया गया हो, अगर आपको हाइट और बेस नहीं दिया गया हो तो कैसे निकालोगे आप लोग। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई अगर हाइट और बेस नहीं दिया गया हो तो हम लोग हाइट और बेस तो निकालेंगे नहीं। ठीक है, अगर हाइट और बेस आप लोगों को नहीं दिया गया हो तो आप लोग किस तरीके से निकालेंगे इसका एरिया। तो आपने बचपन में सुना होगा एक हीरोज का फॉर्मूला होता था, उससे हम लोग एरिया निकालते थे, जिसमें सेमीमीटर जो टर्म है ना ये काम में आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेमीमीटर लिखा है। अंडर रूट एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अगर आपको हाइट और बेस नहीं दे रखा हो और तीनों भुजाएं दे रखी हो ए बी सी, तो आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना। आप हाइट और ये निकालने के चक्कर में मत पड़ना, इस फॉर्मूले से आपका डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा। तो एक नॉर्मल ट्राइंगल के लिए यही सारे के सारे आप लोगों के फॉर्मूला थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर। देखो भाई यहाँ पे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले तो हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हिंदी में आप लोग बोल देते हो आइसोसेल, इंग्लिश में आप लोग बोल देते हो आइसोसेल ट्रायंगल। देखो इसमें होता क्या, नॉर्मल जो आइसोसेल ट्रायंगल होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, दो ये वाली भुजाएं इसके बराबर हो गई और ये दोनों एंगल भी इसके अंदर क्या हो जाते हैं, फिर बराबर हो जाते हैं। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं और उन्हीं आमने सामने के एंगल की आमने सामने की क्या होती है, भुजाएं यहाँ पे बराबर होती हैं। ठीक है, ये क्या मिट क्यों नहीं रहा यार, हाँ ठीक है, बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्मल ट्रायंगल में तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब एग्जाम में जो आप लोगों से ट्रायंगल पूछा जाएगा उसके अंदर देखो किस तरीके से पूछा जाएगा। वो आपको है ना समद्विबाहु त्रिभुज तो देगा ही देगा, साथ में उसमें एक राइट एंगल और दे देगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल और दे देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें देखो 90 डिग्री का एंगल कोई दिखाई दे नहीं रहा है मुझे, ठीक है, ये ऐसे नहीं बनना चाहिए। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो डायग्राम है ना वो ऐसे नहीं बनना चाहिए था, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं खुद बना देता हूँ डायग्राम। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं।
सिर्फ इतना सम, ये पूरा मिट गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये आप लोग ध्यान में रखना, वो नीचे मैं अलग से बना देता हूँ डायरेक्ट, इसको भूल जाओ आप लोग, ठीक है। डायग्राम कुछ ऐसा बनना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री ये दिखना चाहिए था कि भाई ये 90 डिग्री है, और उसके बाद में ये ऐसे डायग्राम बनना चाहिए था, तो इसमें 90 डिग्री कोई एंगल दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। और इसमें जो आमने सामने की दोनों भुजाएं ना, ये क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। और इसमें आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होगी, तो इन दोनों भुजाओं को मैं क्या दे देता हूँ, नाम ए और ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि अगर आप लोग इसमें दो तरीके से एरिया निकाल सकते हो। एरिया निकालना है सबसे पहले मुझे, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए मैं सबसे पहले इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डालने से पहले मुझे बताओ, ये एक 90 डिग्री का एंगल का ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली ये जो भुजा होती है, क्या ये हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग, हाइपोटेनियस बोलते कि नहीं बोलते, कर्ण बोलते कि नहीं बोलते, मैंने पाइथागोरस बताई थी आपको थोड़ी देर पहले। तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये जो हाइपोटेनियस ये BC है, ये कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इसके ऊपर, ये जो BC है ये कैसे निकल के आ जाएगा, अंडर रूट, ये एक आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो एक तरीके से ये जो नीचे वाली जो बची हुई भुजाई है अंडर रूट 2a आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ये जो हाइपोटेनियस या BC जो भुजाई है अंडर रूट 2a आपका पहले से आ जाएगा। अब देखो, जब अगर मैं इसके ऊपर एक लंब डालता हूं या फिर हाइट निकालने के लिए लंब डालता हूं, क्योंकि मेरा जो एरिया का फार्मूला होता है हाफ, क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो अब मुझे हाइट तो चाहिए, हाइट निकालने के लिए जब मैं इस पे लंब डालता हूं तो आइसोसेल्स राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। क्यों बांटता है, सारी चीज का आंसर होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन आपको उस चीज के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब ऐसा ट्रायंगल होता है तो दोनों भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये √2 है, ये दो बराबर भागों में बटेगी, तो इसमें 2 का भाग लगेगा, ठीक है। तो √2a में जब मैं 2 का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, इस 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख सकता हूँ। देखो √2 से √2 कट जाएगा तो a बटा √2 आएगा। भाई कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, इसलिए बताइए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने मिटा दिया इसको। अब आ जाओ यहाँ पे कि ये वाली जो भुजा आ गई, ये क्या आएगा, एक सेकंड रुकना भाई, हाँ, a अपॉन √2, ठीक है। और ये वाली आधी भुजा भी क्या आएगी, a अपॉन √2। अब यहाँ पे एक पॉइंट मान लो, ये D पॉइंट मान लो, इस वाले पॉइंट को D मान लो। अब मुझे ये बुझा चाहिए, देखो आपको तो याद करना है सब कुछ, लेकिन मैं समझा इसलिए रहा हूँ ताकि भूल हो नहीं कभी भी। ये वाली जो भुजा है ना, ये आपको लोगों को क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। ये जो हाइट है ना, ये निकालनी पड़ेगी। हाइट कैसे निकालोगे, ये जो ADC, ये वाला जो मैंने ब्लैक में जो ट्राइंगल अभी कर दिया है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, समकोण त्रिभुज है या नहीं है, तो इसमें पाइथागोरस लग जाएगी। इसमें मुझे कौन सी भुजा चाहिए, ये वाली भुजा चाहिए। ये क्या, या तो आधार होगी या लंब होगी, और ये हाइपोटेनियस होगा। तो यानी कि अगर मैं लिखूं हाइपोटेनियस ए, हाइपोटेनियस क्या होगा, ए होगा, ये a का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इसको x मान लो, x का स्क्वायर प्लस इस वाली भुजा का स्क्वायर, सिर्फ इस आधी का, तो a बटा √2 थी, तो ये इसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। इस a स्क्वायर बटा 2 को इधर ला के माइनस करोगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। यहाँ से इस √2 को अगर आप लोग हटाते हो, ठीक है, अगर मैं √2 हटा के इधर √2 करता हूँ, स्क्वायर हटा के √2 करता हूँ, तो ये a अपॉन √2 आ जाता है। तो बात ये निकल के आती है कि ये वाली जो हाइट होगी ना, ये भी a अपॉन √2 ही निकल के आ जाती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है, ये भी क्या आती है, a अपॉन √2 ही निकल के आती है, ठीक है भाई। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि भाई ये नीचे वाली भुजा भी √2 आती है, इसका आधा करोगे a/√2 आती है, और ये जो हाइट होती है ये a/√2 आ जाती है। हाइट a/√2 आते ही मेरे पास हाइट आ गई। देखो 1/2 बेस क्या होगा, मैंने लंब किस पे डाला है, नीचे वाली भुजा पे डाला है। इसकी लंबाई क्या है, √2 है या नहीं है, √2 है, ठीक है। और ये जो आया है आप लोगों का हाइट, ये क्या है, a अपॉन √2 आई है, a अपॉन √2 आई है। √2 से देखो √2 कट गया तो क्या आ जाएगा, हाफ a स्क्वायर। अब ये जो एरिया आया है, बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये याद कर लेना भाई। बस मैंने आपको ऐसे ही सोल्व करके दिखा दिया इसको अच्छे से, ताकि आप लोग इसको कभी भूलो नहीं। लेकिन आप लोगों को इसको क्या करना है, याद कर लेना है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। तो इसमें एक तो ये वाली चीज़ याद करनी है, एक मेरी हाइट कितनी आई थी भाई, हाइट जो है इसको L2 भी बोल देते हैं, a अपॉन √2 आई थी, एक ये दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है भाई। इसका पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर निकाल सकते हो।
दो तो ये भुजा जुड़ जाएंगी, ए और ए 2a हो जाएगा, यहाँ पे ए और ए 2a हो जाएगा, प्लस ये नीचे वाले भुजा जुड़ जाएगी √2a। ठीक है, यहाँ से √2 कॉमन आ सकता है, √2 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, √2a कॉमन आ जाएगा, पूरा का पूरा ही ले लो। रुको एक बार, √2a कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ बचा √2 + 1। ठीक है, तो √2 + 1 हो जाएगा, √2a √2 + 1 है। इतना सा ध्यान रखो आप। तो ये तो मैंने ऐसे कॉमन लेके दिखा दिया कि कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ये ध्यान में रखना है। अगर आप ये ध्यान में रख लेते हो तो पेरीमीटर तो अपने आप ही ध्यान में रह गया कि भाई ये जो सामने वाली भुजा है, जो बराबर के अलावा भुजा, ये √2a आएगी। इतना ध्यान में रख लोगे तो पेरीमीटर तो पता ही है, तीनों को जोड़ना है, तो कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये था आप लोगों का राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब आ जाओ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जो हिंदी में अगर मैं बोलूँ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है, इसमें जो तीनों भुजाएं जो होती हैं ना, ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके अंदर ये वाली भी देखो ए है, इसके अंदर तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इसके अंदर बराबर होती हैं। आमने सामने जितनी भी भुजाएं हैं, ए के सामने वाली ए जब बराबर होती है तो आप उसको क्या मान लो, स्मॉल ए ही मान लो। अब देखो इसमें भी सेम चीज़ होती है कि जब मैं इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये इसको दो भागों में बांट देता है, ये a/2 हो जाएगी, इधर वाली भी a/2 हो जाएगी, यानी कि ये आधा भाग हो जाएगा, ये एक आधा भाग हो जाएगा, दोनों a/2 के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अब मुझे ये हाइट निकालनी है, तो क्या ये जो ट्राइंगल बनाया है, जो मैंने अभी भी इस रेड पेन से ट्राइंगल बनाया, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि मैंने तो परपेंडिकुलर डाला ना, इस पे 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे क्या लग सकता है, पाइथागोरस लग सकता है, नहीं लग सकता है। तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, तो ये a का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर a²/4 हो जाएगा, और ये x मान लो, यहाँ पे मान लो, तो ये x का स्क्वायर। इतना आपको करना नहीं है, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कभी कंफ्यूजन है, आपको पता रहे कि चीज़ें कहाँ से आई है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये a² / 4 अगर इधर आके इसमें से माइनस होगा, ठीक है, ये a² / 4 अगर इधर आके इसमें माइनस होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 3a² / 4 बनेगा। भाई 1 में से 1/4 माइनस करोगे तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका देखो आप x² का √ लोगे तो √3a/2। तो बस आपको इतना सा ध्यान में रखना है इस ट्राइंगल के बारे में। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज तो आपको ये पता रखना है, ये जो हाइट होती है ना, इसकी लंबाई होती है √3a/2। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, सारी चीज़ें अपने आप ही निकल जाएंगी। जैसे एरिया निकालना है आपको, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू हाइट। हाइट कितनी है, √3a/2, √3a/2। बेस क्या है, किस पे लंबा पड़ा है, नीचे वाली भुजा पड़ा है, इसकी लंबाई क्या है, a है, ठीक है, √3/4 a²। अपने आप निकल के आ गया, देखो फॉर्मूला। बस एक चीज जो आपको याद रखना है वो आपको पता होना चाहिए, बाकी चीज समझ के याद कर लो आप लोग। पेरीमीटर निकालना है किसी को कि भाई मुझे तो क्या निकालना है, पेरीमीटर परिमाप निकालना है। हाइट तो देखो याद रखनी है, ये हाइट या एल्टीट्यूड भी जिसको बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, ऊंचाई आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पेरीमीटर देखो क्या है, तीनों भुजाएं बराबर है तो पेरीमीटर 3 हो जाएगा, तीनों को तो जोड़ना है, मुझे पता है बाउंड्रीज का समय क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो इस तरीके से आपका ये भी फार्मूला बन जाता है। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्कल। देखो सर्कल में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे एरिया होता है सर्कल का, तो सभी को पता होगा, ये याद भी होगा, πr² होता है, ठीक है भाई। सर्कल की क्या होती है, परिधि होती है, या सरकमफ्रेंस जिसको बोल देते हैं, सरकमफ्रेंस या परिधि। जो पेरीमीटर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्कल के केस में पेरीमीटर को हम लोग, परिमाप जो होता है उसको हम परिधि बोल देते हैं। सर्कल के परिधि क्यों बोलते हैं, सरकमफ्रेंस क्यों बोलते हैं, ये सर्कल है ना, ये गोल है चारों तरफ से, इसलिए इसको सरकमफ्रेंस बोल दिया, ठीक है। ये क्या होता है, 2πr भाई, ठीक है। तो देखो सर्कल में ये क्या, r क्या होता है, त्रिज्या या रेडियस इसको बोल देते हैं हम लोग। अब सर्कल में एक टर्म और होता है, डायमीटर। डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी, तो डायमीटर ही देख लो। डायमीटर क्या होता है, जो त्रिज्या होती है ना, उसका क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। जो डायमीटर होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो डायमीटर 2r होता है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान में, कहीं डायमीटर दिया हो, r निकालना हो तो आधा कर देना, बस, और कुछ नहीं है। परिधि क्या हो गई, 2πr हो गई। तो ये परिधि ही क्या है, आप लोगों का परिमाप। ये ध्यान में रखना है कि ये जो चारों तरफ की बाउंड्री है ना, इसी को मैंने क्या बोला है,
परिधि बोला है और किसी चीज़ को मैंने परिधि नहीं बोला है। तो आपको सिर्फ डायमीटर ध्यान में रखना है, एक परिधि ध्यान में रखना है, इसके अलावा आप लोगों को सर्कल के अंदर कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, सेमी सर्कल हो गया। अब देखो सेमी सर्कल में क्या हो गया, वृत्ति तो आधा ही तो काटा है तो एरिया तो आधा हो जाएगा भाई। अगर ये पेन में मान लो कोई रूम है, रूम का फर्श है, ठीक है, रूम के फर्श को 2 भागों में बांट दोगे तो एरिया आधा हो जाएगा। एरिया किसी घर को आप 2 भागों में बांट दोगे बराबर बराबर तो आधा आधा एरिया हो जाएगा। सेम टू सेम वैसे ही मैंने सर्कल को बीच में से काट दिया तो यहाँ पे सेमी सर्कल या अर्धवृत्त बन गया। तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया आप लोगों का पाई आर स्क्वायर होता था उसका, तो उससे जस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन इसकी जो परिधि या परिमाप पेरीमीटर मान लो, परिधि मान लो या सरकमफ्रेंस मान लो, वो क्या हो जाएगी। अब देखो अभी जो पूरा था जब ये सर्किल है तब तो इसकी परिधि क्या थी, 2 पाई आर थी। तो उस टाइम पे क्या क्या जुड़ रहा था, ये जो सर्कल का ये वाला हिस्सा ही तो जुड़ रहा था उस टाइम पे। लेकिन अभी ये वाला हिस्सा ना जुड़ के क्या जुड़ रहा है, अभी सिर्फ ये आधा जुड़ रहा है। तो ये आधा क्या हो जाएगा, वहां पे 2 पाई आर था तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर का आधा कर दिया मैंने, 2 का भाग दे दिया उसके अंदर। लेकिन भाई सुनो, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री होती थी, वहां पे जो बाउंड्री थी वो तो यही थी, गोल गोल जो बाउंड्री थी यही थी। लेकिन क्या यहाँ पे बाउंड्री के रूप में ये एक हिस्सा और आ गया कि नहीं आ गया, बीच में से काटने वाला, ये क्या है 2r होगा कि नहीं होगा, सेंटर से गुजर रही है लाइन, एकदम से बीच में से काटा है तो ये क्या हो जाएगा 2r, इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस रटने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, इसे ध्यान में रखो। रटेंगे तो इतने सारे फार्मूले बिल्कुल भी याद नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पेरीमीटर और इसमें एरिया का ये आप लोगों का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो 2D में जितनी भी स्ट्रक्चर्स थी आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हाँ चलो, एरिया के अंदर एक छोटी सी चीज़ और बचती है, ये और देख लेते हैं, सेक्टर, ठीक है। सेक्टर या वृत्तखंड आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं एक सेक्टर ले लेता हूँ किसी वृत्त में, जैसे मैंने ये सेक्टर ले लिया छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। इस सेक्टर को यहाँ से अगर मैं पॉइंट से मिलाता हूँ तो इसका ये यहाँ पे एरिया बनता है कि नहीं बनता है, तो इसको हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर बोल देते हैं या फिर वृत्त का खंड का क्षेत्रफल बोल देते हैं। तो इसमें आप एक ध्यान से देखना है एक चीज को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये पूरा एंगल था ये कितना था, 360 डिग्री था कि नहीं था, 360 डिग्री था। जब एंगल 360 डिग्री था तब ये एरिया था पूरा का पूरा कितना था, ये पाई आर स्क्वायर था। जब एंगल 1 डिग्री होगा तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 हो जाएगा, ठीक है। और जब एरिया एंगल थीटा डिग्री हो जाएगा, जो कि यहां पे दिया गया है देखना, जब एरिया ये एंगल थीटा डिग्री होगा तब एरिया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई थीटा, ठीक है। यहाँ 1 डिग्री हटा दो, थीटा कर दो। तो आप लोगों का जब भी एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला कैसे निकल के आ गया, फॉर्मूला याद ही मत करो, मैं तो कहता हूँ ऐसे याद रखो, सीधा सीधा दिमाग में रखो। जब भी ऐसे दिमाग में आता है तो आप एग्जाम में कैसे दिमाग में लगो, भाई पाई आर स्क्वायर तो टोटल होता था, ये तो 360 का होता था, तो 1 का निकालने के लिए 360 का भाग दे दिया, एंगल में थीटा है तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, बस समझ के याद कर लो, कभी भी नहीं भूलोगे, रटोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ इधर, आ जाओ भाई, ये जो आर्क है ना आप लोगों का पी आर क्यू, इसकी लंबाई क्या होगी, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। जब एंगल 360 डिग्री था तो पूरा का पूरा आर्क काउंट हो रहा था, आर्क पूरा ही तो था उस टाइम पे, सब सेक्टर पूरा था, ये सर्कल पूरा काउंट हो रहा था उस टाइम पे। तब इसकी लंबाई कितनी थी, परिधि के बराबर थी 2 पाई आर। जब 1 डिग्री होगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, और जब 360 1 डिग्री ना होगा थीटा डिग्री होगा तो मल्टीप्लाई बाई थीटा, बस इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। सीधा सा ध्यान में देखो, ये सेक्टर है, जब 360 डिग्री था तब 2 पाई आर होता था, 1 डिग्री के लिए 360 का डिवाइड कर दिया, और थीटा होगा तो थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोगों का ये निकल जाएगा। इसमें ही बस ये 2 चीज़ें आप लोगों को क्या रखनी थी, ध्यान में रखनी थी। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है भाई। तो 2D की जो भी आप लोगों की जो भी फॉर्मूलाज थे वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने कोशिश की आपको याद करवा दूँ, आपको रटना ना पड़े, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कोई फॉर्मूला बताए तो उसके ऊपर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। अब हम लोग 3D स्ट्रक्चर्स के ऊपर चलते हैं। 4-5 फॉर्मूला हो रहे हैं बस, उसके बाद में हम लोग इसको फॉर्मूलाज को रोक के फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे उसके अंदर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं क्यूब को। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्यूबॉइड भी आगे एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये 3D स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मानता हूँ तो ये क्या है, ये क्यूबॉइड है, जिसको हिंदी में मैं बताता हूँ घनाभ बोलते हैं, ठीक है। लिखा भी हुआ है यहाँ पे, हिंदी में घनाभ बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। और जो पीछे वाली स्ट्रक्चर थी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, और इंग्लिश के अंदर आप लोगों का क्यूब बोल देते हैं। तो आप लोगों का देखो क्या है, ये घनाभ है,
एक तरीके से ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एक रिमोट है, ये घनाभ है। घनाभ क्यों है? क्योंकि देखो इसकी 6 फलक हैं। एक तो ये वाली साइड हो गई, एक इसके पीछे मेरी साइड है, एक ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड हो गई, एक ऊपर वाली साइड हो गई, एक इसके नीचे वाली साइड हो गई। तो इसकी कितनी फलक हैं, इसके फेस कितने हैं? 6 साइड इसके फेस हैं। तो ऐसे ही सेम अगर चारों तरफ से अगर इसकी सारी की सारी साइड्स बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये क्यूबॉइड ना होकर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनकी सारी साइडों की लंबाई बराबर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो अगर सारी साइड्स बराबर हैं, जिनकी लंबाई में ए बोल देता हूँ, जिसकी ये भी ए हो गई, ठीक है, जो लंबाई है वो भी ए हो गई, हाइट भी ए हो गई और ये चौड़ाई भी क्या हो गई? ए हो गई। तो तीनों की तीनों भुजाएं क्या हो गई? यहाँ पे ए हो गई। अगर तीनों भुजाएं ए हैं तो क्यूबॉइड है, और तीनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे क्या है? तीनों बराबर हैं तब तो क्यूब है, तीनों अलग अलग हैं तो क्या है? क्यूबॉइड है। तो एल बी एच यहाँ पे तीनों क्या है? अलग अलग है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे एक नई टर्म यूज में होती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कि ये कितनी जगह घेर रहा है। कहीं पे भी अगर आप इसको रखोगे तो ये कितनी जगह घेरेगा, वो उसका क्या होता है? वॉल्यूम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको वैसे समझना चाहो, जैसे गुब्बारा होता है, ठीक है, वो एकदम से बंद है पहले, अगर उसमें जैसे जैसे हवा डालते जाओगे वैसे उसका वो बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा जगह घेर रहा है तो वो उसका मतलब, तो जितनी जगह कोई चीज़ घेरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन। तो सबसे पहले इनका वॉल्यूम निकालना है हमें, वॉल्यूम, या फिर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आयतन। तो यहाँ पे देखो, जब भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? जब भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर होती है ना, कोई भी स्ट्रक्चर हो जाए, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? देखो मेरी बात सुनना एक बार, ठीक है। जैसे मान लो ऐसी कोई चीज़ है नहीं मेरे पास में, लेकिन मैं नहीं तो मैं आपको दिखाता। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोग मान लेते हैं, इसको ही मान लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये एक मोबाइल है, इस सेम ऐसे ही मोबाइल अगर मैं इसके ऊपर रखते जाऊँ, सेम ऐसे ही मोबाइलों की इसके ऊपर ऐसे ऐसे बहुत सारे रख दूंगा मैं, तो क्या ये एरिया ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? ठीक है, तो ये एरिया निकलेगा कैसे? इसका जो ये फ्लैट एरिया है ये निकाल लूँ मैं, और फिर इसके ऊपर जितने जितने मैंने मोबाइल रखे हैं उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जितना एरिया सारे घेर रहे हैं वो एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला जो फलक का एरिया है ना, वो क्या है? एल इंटू बी है। एल इंटू बी है या नहीं है? ठीक है, उसको इस हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उतने मोबाइल एक दूसरे के ऊपर रखे गए, तो ये एच हो गया, मल्टीप्लाई बाई एच, तो ये वॉल्यूम निकल गया, उतनी जगह घेरेगा वो। तो इसको समझ के याद करना, देखना पीछे देखना, यहाँ पे क्या है, इस नीचे वाली फलक का एरिया क्या है? यहाँ पे मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, ए स्क्वायर है। ठीक है, इसको इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो क्या आ गया? ए क्यूब आ गया। अब देखना वॉल्यूम, देखो अब रटना नहीं है, देखो फिर आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, कौन का छोड़ दो आप लोग, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ, सिलेंडर का, चलो सिलेंडर का अगर मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो इसके नीचे क्या है? एक सर्किल है या नहीं है? ठीक है, सर्किल की जो त्रिज्या है वो आर है, और इसकी जो हाइट है ना वो एच दी हुई है। सिलेंडर का मतलब जैसे ये एक बोतल है, ये एक सिलेंडर है एक तरीके का, अगर इसको मैं बराबर मानूं ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये सिलेंडर है, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं? बेलन भी बोल देते हैं। ठीक है, बेलन वो रोटी बनाने वाले बेलन की तरह नहीं होता है, बेलन एकदम जो गोल आकृति होती है उसको हम लोग बेलन बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैंने गोल कर दिया जैसे, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये बेलन हो गया एक तरीके का। ठीक है, तो इसके नीचे वाला एरिया क्या है? अभी नीचे इसके एक सर्कल है या नहीं है? नीचे एक सर्कल है, सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है? एच, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये इसका वॉल्यूम आ गया। तो 3 आकृतियों के वॉल्यूम आपको इस जुगाड़ से याद हो गया कि नीचे वाले बेस का एरिया निकाल दो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों आया? जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जैसे मैं यहाँ पे सिक्के लेता हूँ, ठीक है, एक के ऊपर एक सिक्का, एक के ऊपर एक सिक्का, बहुत सारे सिक्के रख देता हूँ ऐसे, तो नीचे वाले सिक्के का एरिया से मैं हाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो कितनी जगह घेर रहा है, वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो सिंपल सी चीज़ है, तो इसलिए मैंने निकाला। तो तीनों को एक ही जुगाड़ से आप लोग यहाँ पे एक ही थिंकिंग से आप लोग प्रोसेस से याद कर सकते हो। अब यहाँ पे आ जाता है, एक तो ये हो गया वॉल्यूम, इसका एरिया। एरिया क्या होता है? मैंने आप लोगों को बोला है एरिया, जितनी भी फलक है ना, इसमें 6 फलक हैं। अभी तक एक रेक्टेंगल होता था तो उसके आमने का सब एरिया होता था, वो निकालते थे हम लोग। इसमें कितनी फलक है? 6 फलक है या कि नहीं है? मैंने बताया कि 6 फेस है इसके, तो हर फेस का एरिया निकाल के आपको जोड़ना पड़ेगा। इसमें एक फेस का एरिया कितना है? ए स्क्वायर है। सारे फेस बराबर है इसमें, तो इधर भी ए बाई ए का है, इधर भी ए बाई ए का है, इधर भी ए बाई ए का है, और कितने फेस है इसमें? 6 फेस हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे चलना भाई, इसमें आ जाओ। इसमें कैसे निकालोगे एरिया? इसमें देखो 3 अलग अलग टाइप के फलक है। पहले तो नीचे वाला फलक है, नीचे वाला फेस है, उसकी लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, तो क्या हो जाएगा? एल इंटू बी हो जाएगा एरिया। इसके ऊपर भी सेम टू सेम है, तो 2 बार होगा, ये 2 बार हो गया। ठीक है, अब इधर वाला देखो, ये वाला क्या हो जाएगा? बी इंटू एच हो जाएगा, बी इंटू
एच हो जाएगा। ऐसा ही जो फलक है इस साइड है या नहीं है, सेम टू सेम है, ठीक है। ऐसे ही एक फलक और बच जाएगा जिसको हम लोग बोल देंगे एच एल, वो ही सेम टू सेम आमने सामने होगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोगों का क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। तो तीनों चीज़ें आप लोगों को इससे ध्यान में रह जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसके अंदर देखो एक बात ये आ जाती है, जैसे कि मान लो मैं इसको, मैंने क्यूबॉइड का एग्जाम्पल दिया था, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं नीचे वाले पॉइंट से, जहाँ से भी मैंने इसको पकड़ रखा है ना, ये ऐसे ऊपर वाले फ्लैट में नहीं, इसको चीरते हुए आएगा। जो इसका डायगोनल होता है, जो विकर्ण होता है, विकर्ण या जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायगोनल, विकर्ण या जो डायगोनल होता है वो यहाँ से आता है और यहाँ से चीरते हुए नीचे तक आता है। तो आयत का डायगोनल क्या था, अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, मैंने बताया था आप लोगों को। तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस मैं, एक सेकंड रुकना, अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। आयत का जो डायगोनल था वो ये था। अब यहाँ पे आयत ना होके क्या है, क्यूबॉइड है या नहीं है। तो क्यूबॉइड के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक हाइट और होती है, तो हाइट और जोड़ दो, बस याद करने का तरीका है। निकला कैसे उसका एक बहुत बड़ा मेथड है, वो आप लोगों को उसके चक्कर में पड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल से मैंने क्या किया, डायगोनल क्या याद, वहाँ से मैंने याद कर लिया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तीन चीज़ें थी, तीनों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तीन भुजाएं अलग अलग टाइप की हैं। पीछे आ जाओ, इसमें अगर मैं डायगोनल निकालूंगा तो वही चीज़ है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एल और बी और एच तीनों की वैल्यू क्या है, ए, ये तीनों बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही भाई कहीं पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, √3 है। बस धीरे धीरे रटो मत शुरू में, फिर धीरे धीरे अपने आप दिमाग में रहने लग जाएंगे ये, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बस इसके अंदर इतना ही ध्यान में रखना था। अब इसका वॉल्यूम तो मैंने आपको बता दिया पहले से ही, ठीक है। वॉल्यूम के अलावा इसके अंदर एरिया होता है, ठीक है, उसके अंदर एरिया होता है। इसमें दो टाइप के एरिया होते हैं, ठीक है। वो कहाँ गया भाई, पेज लिया था ना मैंने अभी, ठीक है। तो ये मैंने एक बेलन बनाया यहाँ पे, इसको गोल करके, ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने यहाँ पे एक बेलन बनाया, तो इसका ये जो गोल गोल जो एरिया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड है या नहीं, ये बताओ, ये घुमा हुआ है या नहीं है, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। लेकिन ये जो सामने वाला है ये वैसे तो गोल है, लेकिन है तो प्लेन ना, ये प्लेन थोड़ी है, सीधा थोड़ी है, ये प्लेन नहीं, लेकिन ये तो प्लेन होगा ना। इधर आप किसी भी गोल चीज को देख रहे हैं, इधर से ये क्या होगा, प्लेन होगा, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो गोल गोल चीज होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वक्र। तो एक बार रुको, मैं थोड़ा सा ना इसको चेंज करता हूँ, वॉल्यूम को मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। वॉल्यूम मैंने समझा भी दिया आपको, πr²h। अब आ जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को सिर्फ क्षेत्रफल लिख देता हूँ, या फिर इसको इंग्लिश में बोल देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। इस एरिया में सिर्फ ये गोल गोल वाला एरिया है। अब एरिया क्या होता है, जैसे ये प्लेन का एरिया निकालते तो ये वाली जगह ही तो आती थी। जैसे आयत का एरिया निकाल देते तो ये वाली जो जगह मैं जिसके ऊपर अभी हाथ लगा रहा हूँ, यही तो होता था आयत का एरिया। अब इसके अंदर जो वक्र पे सिर्फ गोल वाले हिस्से का देख रहे हैं, तो ये गोल वाला हिस्सा यही होगा कि नहीं होगा इसका एरिया। तो मैं एक बात बताऊँ, नीचे मान लो मैं एक सिक्का रखता हूँ, उस सिक्के की जो परिधि है या फिर उसका जो परिमाप है, ठीक है, वो ये चारों तरफ ये जो लाइन है, क्या उस सिक्के की परिधि को डिनोट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। और उस सिक्के की परिधि को मैं अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये एरिया नहीं निकल जाएगा भाई। एक सिक्के की जो चारों तरफ की बाउंड्री है वो तो परिधि हो गई, और उस परिधि को देखो ऊपर हाइट तक मल्टीप्लाई कर दूं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वो परिधि क्या है, 2πr, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया भाई, देख लेना, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। आप लोग क्या करना है, एक सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाना, तो साइड वाला जो एरिया है उसी को तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग उसको ही तो एरिया बोल रहे हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एक सिक्के का देखो, एक सिक्के का वो जो एरिया है ना, वो ये परिधि तो है, ये वाली परिधि है। बहुत सारी परिधियों को ऊपर तक जोड़ दिया मैंने, उसके बाद में तो ये पूरा पूरा वक्र पृष्ठ एरिया बना। तो एक परिधि 2πr और h से मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, तो ये बन गया यहाँ पे, ठीक है भाई, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अब इसके अंदर एक टर्म और होती है टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया या टोटल एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, पृष्ठीय में है तो ही, ये तो है ही है, 2πr तो है ही है। साथ में देखना भाई, ऊपर एक सर्किल है, नीचे एक सर्किल है, दोनों सर्किल का एरिया और जुड़ जाएगा, तो दो सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, 2πr²। तो 2πr कॉमन ले लो, तो कहीं पे आपको ऐसे दिख जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को समझ के याद रह जाएगा ये तो,
ये लो, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। तो देखो नीचे ये जैसे ये था ना, ये आप लोगों का बेलन था, तो इसमें ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, दो चीज़ें और जोड़ दी हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं किया गया है, ठीक है भाई। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, इसके अलावा शायद इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतनी ही चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, बेलन का वॉल्यूम और ये दो यहाँ पे क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट आ जाओ। अभी आ गया कोन। अब शंकु में क्या है, आपने कोन की आइसक्रीम तो खाई होगी सभी लोगों ने, तो बस वही शंकु है, ठीक है। जैसे इसको मैंने ऐसे मोड़ देता हूँ मैं, ठीक है, और इसको ऐसे नीचे से बराबर मान लो आप लोग, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा एक तरीके से। इसको ऐसे कर लेना है, शंकु बन गया, देखो, ठीक है। ये एक शंकु है, ठीक है। अब ये शंकु की क्या विशेषता है कि ये धीरे 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 धीरे, बेलन तो था नीचे से भी उतना ही चौड़ा, ऊपर से भी उतना ही चौड़ा, ये क्या होता जा रहा है धीरे 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 ऊपर तक जैसे जैसे जा रहा है ना, देखो ये पतला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पतला हो रहा है। तो इसके अंदर हम लोग निकालेंगे सब कुछ वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान में रखेंगे। जैसे हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम में हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे का ये जो एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट हो गई h, निकलेगा एरिया। लेकिन आप दिमाग लगाओ, इससे तो ये पूरा एरिया निकल गया, पूरा एरिया निकल गया कि नहीं निकल गया भाई। मैंने तो वही बोला था कि भाई हाइट से सेम सिक्के रखते गए, सिक्के छोटे थोड़ी किए मैंने, ऊपर तक रखते रखते सिक्के मैंने बिल्कुल भी छोटे नहीं किए, ठीक है। तो आप पाई आर स्क्वायर h हो गया। तो ये आप लोगों को मतलब ऐसे कर सकते हो आप लोग, कभी नीचे पाई आर स्क्वायर हो गया, धीरे 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 आप लोगों ने सिक्के रखते गए, जैसे कि हम लोगों ने सिलेंडर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिक्के क्या होते जा रहे हैं, छोटे 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 होते जा रहे हैं, तो एरिया कम हो रहा है। तो निकालना ऐसे है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम कम होता जा रहा है ना, क्योंकि सिक्के छोटे होते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3। ध्यान में वैसे ही रखना है, बस इतना ध्यान में रखना है कि भाई यहाँ पे ये पूरा नहीं निकल के इसमें ये छोटा निकला है, इसलिए क्या हो गया, मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1/3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, उसका आप लोगों को रीजन यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा आ जाओ, वही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या फिर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ एक बार, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा, जैसे ये कोन है, इस कोन में घूमी हुई कौन सी साइड है, घुमा हुआ कौन साइड है, ये जो गोल गोल एरिया है घुमा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सामने जो आएगा ये तो फ्लैट ही आएगा ना, जैसे वहाँ पे बेलन में फ्लैट आ रहा था। तो बस इस सामने वाले को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इसको निकालेंगे, तब क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये आ जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले तो देखो, हम लोगों ने भी कैसे किया था, नीचे की परिधि को मल्टीप्लाई किया था, तो परिधि क्या थी, 2πr थी। लेकिन अभी तो ऊपर जाते 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 सिक्के क्या होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, तो उसका इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। ये सिक्के को मैंने, ये 2 को मैंने यहाँ से हटा दिया। तो आप लोग इसे पाइए रखो, ठीक है। अभी मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आ जाएगा, बेलन का आ जाएगा। तो इस बार आप क्या कर दो, एल से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये भाई याद कर लेना, अगर नहीं समझ में आया ना तो याद कर लेना बस। लेकिन मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया कि भाई परिधि है, परिधि 2πr से πr ले लिया मैंने। क्यों लिया, क्योंकि भाई यहाँ पे छोटा होता जा रहा है, यहाँ पे जो आपका एरिया हो रहा है वो छोटा होते जा रहा है, सिक्के छोटे होते जा रहे हैं धीरे धीरे ऊपर, और ऊपर जाके एक पॉइंट जैसा बराबर सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो वहां से मैंने 2πr ने πr ले लिया। अब मैंने h की जगह मल्टीप्लाई करने की जगह l से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया। अब मान लो यहाँ पे टोटल एरिया निकालना हो किसी को, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में ये πrl तो होगा ही होगा, साथ में ये नीचे वाला सर्किल है ना, ये और जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। तो πr यहाँ से कॉमन ले लो, तो l + r आ जाएगा। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है भाई। तो जो मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ चीज़ें, ये आप लोगों को एग्जाम के लिए क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट भाई। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है भाई, यही 2 चीज़ें ध्यान में रखनी थी। अब आ जाओ, ये गोला है, ठीक है भाई। अब गोले को कैसे ध्यान में रखना है वो मैं बताता हूँ। इसका एरिया देखो याद ही करना पड़ेगा, इसका मतलब उसे डेरिवेशन में जाएंगे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको वही चीज़, इतनी चीज़ बता रहा हूँ जितनी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये जैसे ये एरिया है, ये गोला क्या होता है, जैसे आपने फुटबॉल देखा है, बॉल देखी है, ठीक है। एक सर्कल होता है, वो तो एक पेज के ऊपर आपने गोला बना दिया, वो सर्कल होता है, ठीक है। गोला क्या होता है, पूरी 3D में स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि फुटबॉल हो गया, जैसे कि बॉल हो गई, क्रिकेट के मैच की जो बॉल आती है वो हो गई, ठीक है। और कोई गोल स्ट्रक्चर हो गई, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्फेयर या फिर गोला बोल देंगे। अब जो सर्कल से इसको रिलेट करो, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। लेकिन ये तो देख पूरा गोल है, 3D के अंदर है,
ठीक है, पूरा 3D के अंदर है, तो ये आप ध्यान में रखोगे भाई उससे क्या हो गया 4 गुना हो गया, तो 4πr²। तो इसमें मतलब याद करने का जुगाड़ है एक, बाकी इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, बस मैंने ऐसे तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या हो गया एरिया हो गया, ठीक है। इसके अलावा वॉल्यूम इसका हो जाएगा 4/3πr³। देखो यहाँ पे देखो उसी चीज से याद करो कि गोला और सिलेंडर से याद करो। सिलेंडर में देखो यहाँ पे एच वगैरह तो कुछ है ही नहीं भाई, हाइट के लिए एच वगैरह तो कुछ है नहीं, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही चीज है, और वॉल्यूम हमेशा किस में आता है मीटर क्यूब में आता है, तो r³ वहां से याद रखना है, पाई यहाँ पे आ जाएगा और 4/3 यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना, और इसको आप लोग सर्कल से रिलेट करके याद कर लेना। तो ये दो चीजें इसके अंदर आप लोगों को क्या करनी थी, ध्यान में रखनी थी। अब नेक्स्ट आ जाओ, अब देख लेते देखो हेमीस्फेयर या अर्धगोला। हेमीस्फेयर का मतलब सिंपल सा यही है कि हम लोगों ने क्या किया, एक बॉल या फुटबॉल लिया, उसको हम लोगों ने बीच में से क्या कर दिया आधा काट दिया। तो रिलेट करते हुए ध्यान में रखो, देखो सबसे पहले मैं इसके वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ। तो भाई जगह तो ये आधा कर दिया तो आधी ही घेरेगा उससे, सिंपल सी चीज मैंने बताया। वॉल्यूम का मतलब कितनी जगह घेरती है कोई चीज, उसको हम लोग वॉल्यूम बोल देते हैं। तो इसमें वॉल्यूम तो 4/3πr³, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 2/3πr³, सिंपल। उसका आधा कर दिया मैंने, 2 का भाग दे दिया, 2/3πr³ हो गया। इसके एरिया में देखो थोड़ा सा चक्कर है, एरिया ध्यान में रखना। एरिया देखो, एरिया इसका जो आधा है ना, वो गोल वाला हिस्सा जो आधा कट गया है उसका तो वही आधा हो जाएगा। पहले वाले का 4πr² था, तो इसका 2πr² हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो नीचे एक सर्कल भी तो और निकल के आ गया, जैसे ही आधा बीच में से काटा नीचे एक गोल गोल सर्कल निकल के आ जाएगा। उस सर्कल का एरिया क्या होगा πr², तो वो भी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इसके अंदर वो πr² भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 2πr² + πr² = क्या हो जाएगा 3πr²। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन है। अब जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना मेंसुरेशन का कभी भी या कोई भी अर्थमेटिक क्वेश्चन, तो आपको दो चीजें देखनी है, दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले फोकस करना है पूछा क्या गया है। देखो मेरे पास यहाँ पे बोला गया एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप का 2 गुना है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। एक अर्धगोले की परिधि क्या होगी, परिधि पूछी गई है, जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी कि मुझे व्यास निकालना पड़ेगा, व्यास से ही मेरे पास रेडियस आएगी, रेडियस से ही फिर मैं परिधि निकाल पाऊंगा, क्योंकि अर्धगोले की परिधि में रेडियस चाहिए, मुझे रेडियस होगी तो परिधि निकल जाएगी अपने आप। तो मुझे ऊपर वाली चीज से क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो ऊपर क्या बोल रखा है, एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, वर्ग का परिमाप 4a होता है ना, ठीक है भाई। चारों भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा को a मान लिया 4a हो गया। एक आयत के परिमाप का 2 गुना है, आयत का परिमाप का 2 गुना है, तो आयत का परिमाप का 2 गुना। अब आयत का परिमाप लिखेंगे इसके अंदर। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × l + b, 2 × l + b बताया था मैंने भाई। परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री का सम होता है। तो दो सामने की लेंथ और ब्रेड्थ जोड़ दिया, तो 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ, 2 गुना ये उसके लिए है, ये 2 किसके लिए है, फॉर्मूला वाला 2 है। अब लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ दो, 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, 8 + 7। अब बताओ क्या यहाँ से मेरे पास a नहीं आ जाएगा, a आ गया, देखो 4 से देखो ये 2 और 2 कट गया, तो यहाँ से a बराबर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। अब ये वर्ग की जो भुजा है किसके बराबर है, एक अर्धगोले की परिधि क्या होगी, जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। यानी इसी के बराबर उस अर्धगोले का व्यास होगा, यानी कि डायमीटर होगा। डायमीटर होगा तो रेडियस क्या होगी भाई 15/2 होगी कि नहीं होगी। अब आप लोगों को क्या निकालना है, रेडियस निकल चुकी है, अब इसको मिटा रहा हूं, देखो मैं एक बार के लिए। रेडियस आपके पास निकल चुकी है, रेडियस निकल गई, तो अब अर्धगोले का जो सेमी स्फीयर होता था उसके आप लोगों के परिधि का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने बताया भी था आप लोगों को, ये होता है। तो ये तो क्या हो जाएगी πr हो जाएगी, πr, और ये क्या हो जाएगा 2r, यानी कि व्यास πr + 2r, यही बताया था। तो r की वैल्यू 15/2 रख दो यहाँ पे, ठीक है, r की वैल्यू 15/2 रख दो यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू 15/2 रख दी मैंने यहाँ पे, 2 × 15/2, ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, ये 2 यहाँ हो गया 11, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा आप लोग, देखो कितना आएगा, 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55, ठीक है, 11 कम 11 और 5 16, 165, ठीक है। 165 में 7 का डिवाइड जाएगा और प्लस में 15, तो 7 का डिवाइड कर दो इसके अंदर, देखो भाई ये 15 है, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 बचेगा 25, 7 × 3 = 21, ठीक है,
7 चौक 28, 7 पंजे 35, तो 5 बार कर दो यहाँ पे, ठीक है, 2 बार ही कर दो, तो 15 और 23 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 38 आएगा, तो 38.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है ना, उस तरीके से करते जाओ, क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, बस फॉर्मूला याद है तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है ना तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार भूखंड में बाड़ लगाने का खर्च 15 रुपए प्रति मीटर दर से 3300 रुपए है, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से इस भूखंड पर फर्श बनाने में कितना खर्चा आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज समझना, जब भी ये खर्चे वाली बात करता है ना, तो ये देखो जब भी हम कोई खेत है, ये मान लो एक चौकोर खेत है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं वैसे, इसके चारों तरफ आप लोगों को क्या करनी है, इसके चारों तरफ आपको बाड़ लगानी है, फिर तारबंदी करनी है। तो भाई तारबंदी का तो जो खर्चा होगा इस ये मीटर पे आएगा बाउंड्री के हिसाब से, भाई जितनी लंबी चौड़ी बाउंड्री उतनी लंबी चौड़ी बाउंड्री, ठीक है। अब मान लो ये जो खेत है ना, इस खेत के अंदर आप लोगों को मिट्टी गिरवानी है या कुछ भी इसको बराबर कराना है, फ्लैट करवाना है, तब एरिया के हिसाब से होगा, ये पूरे एरिया पे काम होगा ना। तो जहां पे जितना काम होता है ना, जिस जगह पे काम होता है उसके हिसाब से होता है। एरिया पे काम हो रहा है तो एरिया के हिसाब से पैसा लगेगा, बाउंड्री पे काम हो रहा है तो बाउंड्री के हिसाब से पैसा लगेगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ, एक वृत्ताकार भूखंड में बाड़ लगाने का खर्च 15 रुपए प्रति मीटर है। देखो प्रति मीटर भी दे दिया यहाँ पे, प्रति मीटर का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री। प्रति मीटर का मतलब क्या हो गया कि भाई बाउंड्री के ऊपर हो रहा है। प्रति वर्ग मीटर बोलता तो एरिया के हिसाब से हो जाता, प्रति मीटर बोल रहा है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ Rs15 पर मीटर। तो सर्कुलर है खेत, गोल एकदम से वृत्ताकार है खेत, ठीक है। तो वृत्ताकार खेत तो मतलब उसके ऊपर बाड़ का खर्चा किसके हिसाब से आ रहा है, उसकी परिधि के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से 3300 रुपए, यानी कि 2πr लिखो सबसे पहले, 2πr, ठीक है। ये क्या हो गई, उसके चारों तरफ की क्या हो गई, बाउंड्री हो गई गोले की, ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया, जितने मीटर की बाउंड्री है वो बाउंड्री आ गई। इसको खर्चे से 15 मीटर प्रति वर्ग मीटर है ना, इसको 15 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आना चाहिए मेरा, 3300 टोटल खर्चा ही तो आना चाहिए भाई। एक मीटर पे 15 रुपए लग रहा है तो टोटल मीटर कितने हैं, 2πr है, तो उस पर कितना खर्चा लगेगा, 3300 रुपये लगेगा। मुझे क्वेश्चन ने दिया हुआ ऐसे, ठीक है। यहाँ से मेरी आर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस पाई को हटा दो सबसे पहले, तो पाई को हटा के आप क्या लिख सकते हो, 22/7 लिख सकते हो। अब इसको देखो काट के देखो, 15 से काटते हैं, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 0, ठीक है। 22 से काट दो भाई, 22 से काटोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इस 2 से काट दो, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आर क्या हो जाएगा, 35 मीटर। तो यहां से मेरे पास में उसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई। अब बोल रहा है कि 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर से इस भूखंड पर फर्श बनाने में कितना खर्चा होगा। फर्श तो भाई एरिया में बनता है, फर्श एरिया बनता है तो एरिया के हिसाब से खर्चा होगा। तो 1 वर्ग मीटर के अंदर 100 रुपए खर्चा होता है, तो टोटल एरिया के ऊपर कितना खर्चा होगा, टोटल एरिया निकाल लो, उसे 100 का मल्टीप्लाई कर दो। टोटल एरिया क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। πr² देखो 22/7 पाई हो गया, r² का मतलब 35 गुणा 35, और ये तो टोटल एरिया हो गया। अब 1 वर्ग मीटर के ऊपर 100 रुपए खर्चा आ रहा है तो इस टोटल पे कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, ये लो इतना खर्चा होगा। इसको सोल्व कर लेना भाई, 7 पंजो 35, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 22 को 5 को तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 22 पंजो 110। अब 11 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 11 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 11 पंजो 55, 11 33 और 5 38, ठीक है। 38, 1 0 है रहा, 2 0 है रहा, तो 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। 3,85,000 रुपए, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स इज 132 मीटर एंड 176 मीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि दे रखी है आप लोगों को, एंड रेस्पेक्टिवली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द लार्जर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल। एरिया का आप लोगों का डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ से दोनों वृत्तों की परिधि दे रखी है तो यहाँ से आपकी रेडियस निकल सकती है, नहीं निकल सकती है, बताओ। दोनों की रेडियस निकल सकती है, और रेडियस निकल गई उसके बाद में क्षेत्रफल निकाल देंगे और दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो पहले का 132 मीटर को 2πr के बराबर कर दो। 2πr मतलब 2 गुणा 22/7, और r का मतलब r, रेडियस ही तो निकालना है मुझे, ठीक है। 132, ठीक है। इसको 11 से काट के देखते हैं। 11 11 दूनी 22,
11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 आ गया उधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इधर 4 है ना, 2 और ये 4, 4 तिया 12। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई मेरी, 7 या 21 आ गई मेरे पास में रेडियस। पहले वाली वृत्त की रेडियस क्या आ गई मेरे पास में, 21 आ गई। दूसरे वाले की मुझे क्या दे रखी है, फिर से परिधि दे रखी है, तो यहाँ पे फिर से 2 पाई आर करता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7। देखो फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो। ठीक है, ऐसे टाइम भी वेस्ट होगा, फालतू लिखना पड़ेगा। 176 कर दो। अब डायरेक्ट 26 से भी 22 से भी काट सकते हो, लेकिन मान लो छोटे नंबर से काटना चाहते हो, 11 से काट दो। फिर से 11 से तो कट ही रहा है, 11 एकम 11, 11 छिके 66। ठीक है, ये 4 से काट दिया, 4 बार हो गया, तो 7 चौक 28। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 28 आ गई। अब मुझे पूछा क्या गया है, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मुझे ये पूछा गया है कि बड़े वृत्त और छोटे वृत्त के क्षेत्रफलों के बीच कितना अंतर है। बड़ा वृत्त कौन सा होगा भाई, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी वो बड़ा वृत्त होगा। तो इसके और इसके क्षेत्रफल से मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो मैं क्या निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर का डिफरेंस। तो भाई पाई तो कॉमन आ जाएगा भाई, चलो लिख लेते हैं, पाई को कॉमन ही लेते हैं एक बार। ठीक है, पाई 28 का होल स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया, माइनस ये क्या है 21 है, तो पाई 21 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब करते हैं एक बार इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाऊंगा, या ऊपर वाला मिटा देता हूँ। चलो ऐसा करता हूँ, ठीक है, ये मिटा देते हैं, उसके बाद में ऊपर लिख लेते हैं इसको। चलो ये इसको 22/7 कर दो। ठीक है, 22/7 करके देख लो क्या आ रहा है। अब देखो भाई, इसके अंदर एक चीज करना, देखो पाई कॉमन ले लो, एक काम करो, 22/7 कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर आ गया 28 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप इसको स्क्वायर करके माइनस करो, या 7 का डिवाइड करो, ऐसे करो। या फिर एक चीज ये हो सकती है कि आप मतलब, आपको मैंने कैलकुलेशन के टाइम पे शायद कहीं किसी क्लास में बताया भी होगा कि एक फॉर्मूला होता है हमारा, कई बार इसमें यूज आ जाता है एलजेब्रा का, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इससे बड़ा इजीली हो जाएगा। देखो ये 22/7 है, तो a प्लस बी 28 और 21 कितना हो जाएगा, 28 और 21 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 और 28 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a की वैल्यू यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 21 है, बस कर लिया। ये 7 से 7 काट दो आप लोग, 22 और 49 को मल्टीप्लाई कर लो। अब कुछ लोग मान लो 22 की देखो टेबल वैसे तो आपको आनी चाहिए, मैंने बोला भाई 50 तक की टेबल आनी चाहिए, मान लो फिर भी मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो कैसे करो, 22 पंजो तो सबको पता है ना कि 22 पंजो कितना होता है, 22 पंजो कितना होता है, 110 होता है। तो यहाँ से 22 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करता तो 1100 आता है मेरा आंसर। अब एक बार फालतू मल्टीप्लाई किया तो 1100 में से 22 माइनस करो, तो 1100 में से 22 माइनस करोगे तो 1078 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे 1078 डायरेक्ट टिक कर दो, बस दिमाग के अंदर से सोल्व कर सकते हो इसको। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज डबल द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालने के लिए एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, और ये ए क्या होता था वहां पे, ये ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके लिए ये ए क्या होता था वहां पे, ये होता था ए आप लोगों का भुजा, साइड। तो यानी कि आपका क्या चाहिए, आपको साइड चाहिए। मतलब अगर आपको उस वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको क्या चाहिए, साइड चाहिए, उसकी भुजा चाहिए। तो भुजा के लिए देखो, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप का 2 गुना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 है। भाई चारों भुजाओं को मैंने ए मान लिया मैंने, और आयत के परिमाप का 2 गुना है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L × B। और इसका 2 गुना और करना था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका 2 गुना करना था मुझे। लेकिन अब आगे क्या बोल रहा है, एल और बी के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मुझे बोला गया कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 240 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर क्या होता है, एल × बी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। कितना बोला गया, 240 बोला गया। चलो भाई, आपके पास 2 ही चीजें दी गई। अब आयत का आप लोगों को क्या पूछा गया है, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछा गया, यानी ए स्क्वायर। तो क्या आप इन 2 इक्वेशंस से क्या आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ। इन 2 इक्वेशन से क्या ए की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं।
बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो आप लोग कैसे एरिया निकालोगे? ठीक है, वर्ग का एरिया नहीं निकाल सकते तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन का आप लोग क्या कर सकते हो? आंसर कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में दे रखा है। कई लोग सोचेंगे 2 इक्वेशन है, वैसे भी सोचो 2 इक्वेशन है, 3 वैल्यू है, बताओ 3 वैल्यू है या नहीं है? ए है, एल है, बी है, तो कैसे निकाल लोगे? एल मल्टीप्लाई बी से एल प्लस बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप लोग। ठीक है, अगर निकाल सकते हैं तो हम लोग सीधा सीधा ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे निकाल ही नहीं सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो भाई, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फ्लोर इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। ठीक है, if RS256 is required to paint the floor at the rate of RS2 per square meter, then what would be the length of floor? ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं अपन। चलो भाई एक सेकेंड। हाँ भाई, एक आयताकार फर्श की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, तो आपको जो बोला गया वही लिखो। लंबाई चौड़ाई से क्या है? 2 गुनी है, तो लो लंबाई इज इक्वल टू 2b, मैंने लिख दिया। लंबाई चौड़ाई की क्या है? 2 गुनी है, जैसा बोला क्वेश्चन ने वैसे लिख दिया। यदि इस फर्श को रंगने के लिए, तो बताओ रंगने के लिए बाउंड्री थोड़ी रंगी जाती है, रंगने के लिए तो एरिया ही रंगा जाता है, पूरा एरिया रंगा जाता है। 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। देखो अगर नहीं भी पता चल रहा है तो प्रति वर्ग मीटर दे दिया मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या हो गया? एरिया के ऊपर बात हो रही है की दर से 256 रुपए लगते हैं, तो इस फर्श की लंबाई कितनी है? अब देखना यहाँ पे 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 256 रुपए लगते हैं, यानी कि देखो अगर क्या होता है, एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। ठीक है, ये टोटल एरिया हो गया। इसमें में इस एरिया के लिए कितना खर्चा होगा? 1 वर्ग मीटर के लिए 2 रुपया खर्चा होता है, तो टोटल एरिया के लिए एल बी इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, और वो मुझे क्या दे रखा है? 256 दे रखा है पहले से ही, समझ रहे हो? टोटल एरिया पे खर्चा दे रखा है, तो 1 वर्ग मीटर पे 2 रुपए है, तो टोटल पे कितना होगा? उस टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल एरिया क्या है? एल इंटू बी है, तो उसकी वैल्यू मुझे 256 दे रखे, तो एल इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 128 आ गई। एल इंटू बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 128 आ गई। अब क्या पूछा है? तो इस फर्श की लंबाई याद करो, एल पूछा है मुझे, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालो। बी बराबर क्या हो जाएगा? 128 बटा एल। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दो, बी की वैल्यू 128 बटा एल था, यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो रखो भाई, L इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 128 बटा एल, 128 बटा एल। एल को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। इस स्क्वायर को हटाने के लिए इधर क्या लग जाएगा? अंडरूट लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इस अंडरूट को कोई लोग तो मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, कैसे भी कर लो सोल्व, लेकिन देखो मैं इजी सी बात बताता हूँ, अगर कम से कम 2 को बाहर लेके आना है आप लोगों को, ठीक है, तो इसमें 2 का भाग दे दो, तो इसको आप लोग 2 मल्टीप्लाई बाई 64 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? कि भाई 2 यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे और ले आता हूँ, ताकि 2 बार मल्टीप्लाई 2 हो रहा है तो 1 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बार आ गया, तो 64 का क्या होता है? अंडरूट 8 होता है, तो सिंपल हो गया, मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, 16 मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये क्या होगा? 256 होगा। ठीक है, और 256 का अंडरूट हमें पता है कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, तो कैसे भी निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी से इसके अंदर कैलकुलेशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, आरआरबी क्लर्क ले लो या कोई और ले लो। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसको देख लेते हैं। अगर मान लो कहीं डायग्राम वगैरह दे दिए जाए तब कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन बोला है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, तो वाई का मान ज्ञात करें। वाई का मान ज्ञात करना है आप लोगों को, यहाँ वाई का मान ज्ञात करना है। देखो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखना भाई इसका। मुझे बताओ ये रेडियस है या नहीं है? एक सेकंड रुकना भाई, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये रेडियस है या नहीं है? आर, और ये इधर वाली भी रेडियस है, ये क्योंकि ये सेंटर है यहाँ पे, दोनों रेडियस यानी कि दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। और ये क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? बताओ आइसोसेल ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? मैंने बताया था आइसोसेल ट्रायंगल में आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती है, तो बराबर तो है, देखिए बराबर है, तो ये एंगल भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये 51 है तो ये 51 डिग्री हो जाएगा। अब एक त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, तो y प्लस 51 कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए सॉरी। ठीक है, तो ये 102 डिग्री है, ये 102 डिग्री जाके उधर माइनस होगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 102 आएगा ना, 102 इसमें माइनस करो तो 78 डिग्री आ जाएगा। तो 78 डिग्री आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन गिवन फिगर y इज बोथ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल एंड द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी कि स्मॉलर सर्कल का तो ये डायमीटर है, यानी यहाँ पे कहीं सर्कल होगा तो स्मॉलर सर्कल का तो डायमीटर है और इसका सेंटर यहाँ होगा, तभी जाके ये y इसकी बड़े वाले सर्कल की क्या बन गई, त्रिज्या बन गई, बड़े वाले सर्कल की क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, और छोटे वृत्त का व्यास है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो मैंने आपको एक रेक्टेंगल के अंदर फॉर्मूला सिखाया था, बताया था कि भाई बड़ा रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल माइनस कर दो। अब मान लो छायांकित भाग ये वाला ही तो भाग है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आप इस पूरे बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालोगे तो पूरा निकलेगा, उसमें से छोटे वाले सर्किल का एरिया में क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बड़े वाले सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर, इसके लिए रेडियस क्या है, बड़े वाले सर्किल के लिए रेडियस क्या है, दिया हुआ है, ये वाई रेडियस है उसके लिए, तो वाई स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल तो हो गया पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस छोटे वाले सर्कल का माइनस होगा, छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, इसका डायमीटर वाई है, तो रेडियस डायमीटर की क्या होगी, आधी होगी, वाई बाई 2 होगी कि नहीं होगी, वाई बाई 2 होगी। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर दो, पाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो, ये पाई वाई स्क्वायर है, पाई वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 है, तो 1 में से 1 देखो यहाँ से कॉमन ले लो, पाई वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, भाई किसी को दिक्कत आ रही है तो ये 1 माइनस 1/4 आएगा कि नहीं आएगा, ये 1/4 बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 पाई वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, देखो भाई आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको दी गई आकृति में क्यू आर एस टी एक वर्ग है, इस वर्ग की बात कर रहे हैं, देखो ये वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, यदि प्रत्येक वृत्त का क्षेत्रफल, इसके अंदर सर्कल्स दिए हुए हैं और उनका एरिया दिया हुआ है 2 पाई है, तो वर्ग क्यू आर एस टी का क्षेत्रफल कितना होगा, क्यू आर एस टी का क्षेत्रफल निकालना है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए क्या होती है, उसकी भुजा होती है, यानी कि मुझे दिमाग में क्या चलना चाहिए, मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे इसकी साइड निकालनी है, भुजा निकालनी है। अगर मैं एक वर्ग की भुजा निकाल दूंगा, कोई सी भी एक भुजा, मतलब कोई भी एक में सारी बराबर ही होंगी, भुजा निकालते मेरे पास एरिया आ जाएगा। तो मेरा टारगेट होना चाहिए दिमाग सेटअप के अंदर कि मुझे क्या निकालनी है, साइड निकालनी है वर्ग की। तो देखो यहाँ पे एक चीज देखो, सर्कल के एरिया से निकलेगी क्योंकि डाटा वही दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, यहाँ पे मान लो इसका सेंटर होगा, तो इसको मिलाएंगे तो ये 2 डायमीटर जुड़ जाएंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a बराबर 2d, भाई एक सर्कल का डायमीटर अगर मैं d मान लेता हूँ तो ये a बराबर 2d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डायमीटर के हिसाब से, डायमीटर के हिसाब से हो जाएगा a बराबर 2d। अब मैं मान लो डायमीटर नहीं मान के मान लो तो रेडियस मान लेता हूँ, तो 4 बार रेडियस जुड़ गई, चारों सर्कल भी बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, और सभी वृत्त का क्षेत्र को, कोई कुछ लोग ऐसे बोल देंगे कि सर आपने ये कैसे मान लिया कि सारे सर्कल्स का एरिया बराबर है, सारे सर्कल्स एक समान है। भाई सारे सर्कल्स का मुझे एरिया बराबर ही तो दिया गया है, तो सारे सर्कल्स की रेडियस भी बराबर होगी, सारे सर्कल्स का डायमीटर भी बराबर होगा, तभी तो दिया हुआ है, सामने दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो अब मैं मान लेता हूँ कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 2d के बराबर है। ठीक है, a और 2d किसके बराबर होता है, 4r, रेडियस मान लो मैं r मान लेता हूँ तो 4r के बराबर होगी, तो a बराबर ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और वो मुझे क्या दे रखा है, 2 पाई दे रखा है। यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी √2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4√2 आएगी कि नहीं आएगी भाई, 4 गुणा r। ठीक है, अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों साइड माइनस कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो 4 चौक 16 और √2 का स्क्वायर 2, 16 गुना 2 कितना हो जाएगा 32, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घनाभ की माप 24 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक छोटे घनों में ढाला जाता है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, इस तरह कितने घनों को बनाया जा सकता है। देखो भाई एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी किसी घन को पिघला रहा है, कभी किसी गोले को पिघला रहा है, या शंकु को पिघला रहा है, या सिलेंडर को, किसी भी चीज को पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जा रही है, तो उसमें एक आप बनाओ बात करो कि मान लो ये एक बोतल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो मान लो ये सॉलिड थी, सॉलिड पिघलेगी तो पानी के बराबर पिघल जाएगी। इस पानी को मैं किसी दूसरी चीज में डालूंगा, ठीक है, तो एक चीज सेम रहेगी, वो क्या रहेगी, पानी तो उतना ही रहेगा, पानी तो उतना ही रहेगा। और जितना पानी है इसका वॉल्यूम है कि नहीं है,
आयतन, इस पानी ने जितनी जगह घेर रखी है वो है, ठीक है, तो पानी तो उतना ही रहेगा। अब मान लो मैं इस रिमोट को मान लो पिघला देता हूँ, ठीक है, और इस रिमोट की दूसरी कोई आकृति बना लेता हूँ, तो इस रिमोट में जितना मैटर लगा हुआ है, जितना मटेरियल से ये बना हुआ है, वो मटेरियल तो उतना ही है, उसी मटेरियल ने तो जगह घेर रखी है, ठीक है, तो वो जगह सेम ही घेरेगा। भाई देखो पहले मान लो आयत था तो आयत के हिसाब से जगह घेर रहा था, अब मान लो सर्कल बना दिया, लेकिन ओवरऑल अगर आप जगह घेरोगे, वॉल्यूम निकालोगे तो उतना ही आएगा। ओवरऑल अगर वॉल्यूम निकालोगे तो उतना ही आएगा। तो हमेशा ये चीज जो काउंट होती है किस पे आती है, वॉल्यूम पे काउंट होती है। तो जब भी ऐसी कोई चीज होती है ना तो आपको वॉल्यूम बराबर करना है। क्या बराबर करना है, वॉल्यूम बराबर करना है। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी चीज को अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ो चक्कर, आप सिर्फ इतना से ध्यान में रखो, जब भी किसी चीज को पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो आपको वॉल्यूम बराबर करना है, बस एक चीज ध्यान में रखनी है। तो जो किसी घनाभ की माप ये दे रखी है, इसे पिघलाकर छोटे घनों में डाला जाता है तो 3 भुजा सेंटीमीटर के बहुत सारे घन बनते हैं। तो इस तरह कितने घनों को बनाया जा सकता है, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो घनाभ है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, LBH, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर निकलता है। वॉल्यूम क्या होगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8। भाई मैंने देखो भाई, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने फॉर्मूला का वीडियो पहले डाले, आपको वो देखना पड़ेगा। L इंटू B इंटू H होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जो घनाभ होता है उसका एरिया क्या, वॉल्यूम क्या होता है, A क्यूब होता है, क्योंकि उसके तो चारों तरफ की भुजाएं बराबर होती है। तो घनाभ घन 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 3 का क्यूब। लेकिन वो एक थोड़ी बना रहा है, एक का तो इसके बराबर हो ही नहीं सकता। वो मान लो n बना लिए उसने, मान ले n या x कुछ भी बना लिए, मान लो n नंबर ऑफ घना बना लिए, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई इतने घन बने, मान लो 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो n बनेंगे। एक का इतना वॉल्यूम है तो n का कितना होगा, इतना होगा। भाई एक का इतना वॉल्यूम है तो n का इतना होगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझो कि ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम बराबर हो गया, क्योंकि इस वॉल्यूम को पिघला के यही तो सारी चीजें बनाई गई हैं। भाई छोटा घन बनाया गया, लेकिन जितने बनाए गए सबका तो काउंट करना पड़ेगा, इसलिए एक का ही काउंट कर लोगे, इसलिए n से मल्टीप्लाई कर दिया। यही n की तो वैल्यू पूछी गई है, कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो काट दो, देखो 3 का स्क्वायर से तो ये कट गया, 3 7 3 8 24 ये कट गया, तो ये 3 क्यूब कट गया पूरा का पूरा। भाई 3 3 9 होता है, 9 से 9 काट दिया और 3 बचा हुआ 3 से ये काट दिया, तो ये n क्या हो गए, 8 8 64, तो 64 घन बना सकते हो। किया क्या है मैंने, एक ही चीज की है, वॉल्यूम बराबर किया है और कुछ नहीं करूंगा। देखो आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सिर्फ वॉल्यूम बराबर करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट, द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 7 मीटर एंड हाइट इज 24 मीटर। भाई ये कॉनिकल टेंट मंगाना, तो सबसे पहले तो आप बेसिक दिमाग से सोचो कि जब आप बाजार में जाते हो, आप किसी को बोलते भाई 5 मीटर कपड़ा दे दे, कैसे देता है वो 5 मीटर कपड़ा आप लोगों को। कपड़े की चौड़ाई तो फिक्स होती है, कपड़े की जो चौड़ाई होती है वो तो फिक्स होती है। आपको क्या डिसाइड करना होता है, लेंथ डिसाइड करना होता है। वो चौड़ाई तो मुझे 5 मीटर वाइड दे दिया पहले से ही, ठीक है, और आपको फिर लंबाई डिसाइड करनी होती है। तो अब आप क्या कैसे देखते हो, भाई कॉनिकल टेंट बनेगा, मान लो ऐसे टेंट लगा दिया मैंने, तो जो कपड़ा मैं लूंगा उसका एरिया थोड़ी बदल जाएगा, एरिया तो उतना ही रहेगा। तो मुझे क्या करना है, एरिया सेम करना है, क्योंकि भाई एरिया तो बदलता ही नहीं है। कपड़े को कैसे भी घुमा लो, कॉनिकल बना लो, सर्कुलर बना लो, कैसा भी टेंट लगा लो, अगर कपड़ा पूरा यूज में आया है और यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है कपड़ा पूरा, अब आप ये समझ सोचना कि यार कुछ काट दिया होगा, ये वो नहीं सोचना है। क्वेश्चन ने बोला है कपड़े को इसमें बनाया तो पूरे कपड़े को चेंज किया है। अगर आप लोगों को पूरे कपड़े को अगर किसी दूसरी फॉर्म में चेंज किया, किसी दूसरे आकार में चेंज किया है, उसका क्षेत्रफल कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो वही चीज हमें करनी है, तो उसके क्षेत्रफल को बराबर करना है यहाँ पे। जैसे पीछे वॉल्यूम को बराबर किया था, ये चौड़ाई कितनी है 5 मीटर है, तो ये तो आयताकार होगा ना, तो 5 गुणा लंबाई L हो गई। इसका एरिया अब किस में बदल दिया, कॉनिकल में बदल दिया। तो कॉनिकल का आप लोगों का एरिया क्या होता है, पाई आर। देखो इसका तो एरिया होता है LB और उसका एरिया क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब ये पाई आर एल आ गया यहाँ पे। अब पाई आर एल में आपको पता होना चाहिए कि पाई आर एल क्या होता है, किसमें कहाँ पे क्या चीज होती है पाई आर एल के अंदर, ठीक है। और आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने जब फॉर्मूला पढ़ाए थे उस टाइम पे मैंने ये चीज क्लियरली बोल दी थी, अगर फॉर्मूला में कंफ्यूजन होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पाई आर एल आपका क्या है, एरिया है। अब यहाँ पे देखना भाई, ये है, ठीक है, ये हाइट है, ये आर है और ये हाइट है एच। तो मुझे सॉरी भाई, मुझे क्या दिया गया है, 7 मीटर ये दिया गया है त्रिज्या और 24 मीटर क्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो गई 7 मीटर और ऊंचाई क्या दे दी मुझे 24 मीटर दे दी। मुझे क्या निकालना है, ये एल निकालना है, क्योंकि ये एल यूज में आ रहा है यहाँ पे। अब देखो कई लोग क्या करेंगे कि ये वाली हाइट यूज में ले देंगे फटाफट में। आपको फार्मूले की एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सारे फार्मूले एकदम से ओपन करके एकदम अच्छे से आप लोगों को एक अलग वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना के बताए थे। उसमें अगर क्लियरिटी है तो क्वेश्चन में आराम से क्लियरिटी हो जाएगी।
तो ये एल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो ये एल क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये एल निकालने के लिए मुझे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को जब स्क्वायर करके प्लस करोगे तो अंडर रूट 625 आ जाएगा। अंडर रूट 625 की वैल्यू क्या होती है, 25 होती है भाई। ये 49 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना 625 आएगा, 625 का स्क्वायर रूट निकाल देना 25 आ जाएगा। तो ये एल क्या आ गया, 25 आ गया। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या है 7, और ये क्या आ गया 25। 7 से 7 कट गया, 5 5 25, 22 5 110। तो एल की वैल्यू क्या आ गई 110। तो आपको 110 मीटर का पड़ा चाहिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ई आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं ए सिल्वर वायर व्हेन बेंट इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। एक वायर है, उस वायर को मैंने किस में चेंज कर दिया, एक सेकंड देखते हैं, वायर देखते हैं सबसे पहले। तो एक ऐसे वायर है, ठीक है, ये सिल्वर वायर है, ठीक है, मान लो सिल्वर वायर है ऐसे ही, ठीक है। इस वायर को मैंने किस में चेंज कर दिया, एक वर्ग के रूप में मोड़ते हैं। एक चांदी का तार है, मतलब ऐसे लंबा है, उसको मैंने ऐसे करके वर्ग के रूप में मोड़ दिया, मतलब ऐसे मान लो कि भाई ये वर्ग बन गया ऐसे, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसकी इतनी ही तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ते हैं, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना बताएगा। अब मुझे एक बात बताओ, तार है, तार को जब मोड़ेंगे तोड़ेंगे तो इसके क्या नहीं चेंज होगा, इसकी लेंथ नहीं चेंज होगी। कैसे कर लो, लेंथ नापोगे तो उतनी आएगी, चाहे स्क्वायर में बदल लो, रेक्टेंगल में बदल लो, इस सर्कल में बदल लो, तो आप लोगों की लेंथ नहीं बदलेगी इसकी। आपको बस इसी का फायदा उठाना है कि कितना मीटर लेंथ है। ए सिल्वर वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर इनक्लोज्ड एन एरिया ऑफ 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 484, तो ए की वैल्यू क्या आएगी भाई 484 का अंडर रूट। 484 का अंडर रूट क्या होता है 22 होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 22 आ गई। अब यहाँ पे लेंथ निकालनी पड़ेगी भाई, ये एक स्क्वायर में चेंज किया मैंने, इस स्क्वायर का परिमाप क्या होगा, वही तो तार की लेंथ होगी भाई। स्क्वायर का पेरीमीटर बाउंड्री निकाल दूंगा मैं, इन चारों का सम कर दूंगा, तो वही क्या होगी इस तार की लेंथ होगी। तो इस तार की लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास, 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 88 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। एक तरीके से परिमाप ही क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 4 है, ठीक है। तो 88 लेंथ हो गई। अब मेरे पास है, बस इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं है आपके लिए। अब आगे देखो भाई, अब इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ते हैं, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं तो इस तार की लेंथ नहीं बदलेगी। इस बार इस तार की लेंथ क्या है, परिमाप क्या है भाई, तार का क्या होता है, परिधि होता है कि नहीं होता है। तो परिधि क्या है 2πr, 2π को 22/7 लिख दो सीधा, ठीक है, और r को r लिख दो, और इसकी वैल्यू क्या है 88 है भाई। बाउंड्री तो बदली नहीं ना, तार तो वही है। तो 22 चौक 88, ठीक है, और ये चेंज करो 2 आ गया, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। r की वैल्यू 14 आ गई। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है तो πr स्क्वायर कर दो, 22/7 गुणा 14 गुणा 14, तो ये 7 दूनी 14, तो 22 गुणा 28, लो इसको मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा भाई, मेरे हिसाब से इसका आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 22 को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ठीक है। फिर ठीक है, तो 22 को 8 बार मल्टीप्लाई किया 186 आ गया, ठीक है, 186 आ गया, नहीं 176 आ गया, सॉरी, ठीक है, 176 आ गया। तो ये 6 लग गया, 17 80 लग जाएगा, ठीक है। 22 दूनी 44 और 17 कितना हो जाएगा 51 और 61, तो कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे देखो क्वेश्चन, जैसे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, मैं बस इसीलिए समझा रहा हूँ कि तार की लंबाई नहीं बदलेगी, तो बस वो आपको यूज में लेना है। अगर आपका वॉल्यूम कब बराबर करना है, एरिया कब बराबर करना है, बस ये सारी चीजें सीख जाओगे ना तो इस टॉपिक में फिर कुछ है नहीं। Their metal cubes with edges 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted together and formed into a single cube. Find the side of the resulting cube. सिंपल सा क्वेश्चन है। जब किसी चीज को पिघलाते हैं, कुछ नया बनाते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों को वॉल्यूम बराबर करना है। वॉल्यूम बराबर कर दो, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम बराबर करते हैं। धातु के 3 घन जिसकी सिराई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तीनों को पिघला रहे हैं ना, तो तीनों का वॉल्यूम जुड़ेगा। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, तीनों का जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा बताओ।
तीनों का वॉल्यूम जुड़ेगा, ठीक है। और एक सिंगल घन बनाया, मान लो उसकी भुजा कितनी है, भुजा निकालनी ए है तो उसका ए क्यूब हो जाएगा, बराबर होगा, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। 216 हो जाएगा, ये 512 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा। जोड़ दो इसको, 500 700 700 28 1728 ए क्यूब, ए निकालोगे तो यहाँ से क्यूब रूट कर दो इसको, ठीक है। इसका क्यूब रूट कितना आएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से इसका क्यूब रूट आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्यों भाई, 12 को क्यूब करोगे तो 1728 आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, ठीक है। बैंक पीओ या क्लर्क एग्जाम के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग सेक्शन में लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर करना चैलेंजिंग है, लेकिन अंशुल सर द्वारा डेवलप की गई यूनिक अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक से आप मुश्किल क्वेश्चंस भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करें बैंकर्स पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन और ज्वाइन करें अंशुल सर द्वारा डिजाइन्ड ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगा अप टू डेट एग्जाम कंटेंट, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन एंड पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। For more details, contact us at 8955 974739.